ठीक है बच्चों, तो सरफेस केमिस्ट्री जो चैप्टर है ये अपन आज स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मतलब मैं इसको क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि मेनली हम कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करेंगे। तो हम कवर करेंगे एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, मेन टॉपिक है। सेकेंड इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। आप लोग लिखते जाना, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन वो भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो ये दो तो हम मेनली इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जैसे कि कैटलिस्ट। कैटलिस्ट के बारे में हम इसमें जानेंगे, कैसे कैटलिस्ट काम करता है, क्या उसकी मैकेनिज्म है। एंजाइम्स, एंजाइम्स के बारे में हम इसमें समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, और ये सारे टॉपिक हम क्या करेंगे, डिटेल में कवर करेंगे। क्लियर है? तो ये आप लोग नोट कर लो, है ना। जनरली हम यही चीज़ें पढ़ेंगे। कोलाइडल हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है इसमें। उसके बाद एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन है, ठीक है। और फिर ये जो टॉपिक है कैटेलिस्ट है या एंजाइम है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो ये फटाफट से कवर हो जाएंगे। मेन टाइम हमें लगेगा कोलाइडल में, और उसके बाद हमें लगेगा एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये चार पार्ट में हम जनरली इस चैप्टर को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा भी अगर कुछ मुझे छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ानी है, तो वो मैं जस्ट चैप्टर के अंदर इन्हीं टॉपिक्स के अंदर साथ के साथ क्या करता जाऊँगा, कवर करता जाऊँगा। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने में सबसे पहले हम जो टर्म यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं या जो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो हेडिंग डालो आप लोग। फर्स्ट जो कि हम इसका पढ़ेंगे वो है एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये लोग ये दो टर्म है, ये आप लोगों ने बचपन से इसका नाम सुना होगा। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे कि इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि आपके जो स्कूल्स वगैरह उसमें ब्लैक बोर्ड पे जो आप यूज़ करते हो उसके लिए एक चौक यूज़ करते हो, ठीक है। इस चौक को मैंने क्या किया, एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में मेरे पास क्या है, ब्लू कलर की इंक प्रेजेंट है, उसमें डिप किया, है ना। ये आपके पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में क्या प्रेजेंट है, ब्लू कलर की इंक है। इसमें आपने क्या किया, चौक को डिप कर दिया, और डिप करके लॉन्ग टाइम के लिए रख दिया। रखने के बाद जब आप बाहर निकालोगे तो अभी चौक का कलर क्या है, अभी चौक का कलर है वाइट, है ना। लेकिन जब आप इसको बाहर निकालोगे तो बाहर निकालने के बाद थोड़े टाइम बाद ये चौक है वो आपको ब्लू कलर की दिखेगी। तो ये चौक का कलर चेंज हो गया, वाइट से कैसा हो गया, ब्लू हो गया। तो ये किसकी वजह से हुआ। तो आप देखोगे कि क्या होता है कि ये जो चौक है, इस चौक की सरफेस पे जो ये इंक है आपका, इंक कैसा है, ब्लू कलर का है। इंक के पार्टिकल आके क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इसको बीच में से ब्रेक करोगे, यहाँ से आप जब इसको बीच में से ब्रेक करोगे और ब्रेक करने के बाद इसको यहाँ से देखोगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन देखोगे, तो वो क्रॉस सेक्शन आपको ये वाला पार्ट जो है ये वाइट ही दिखेगा। इसका मतलब ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं, है ना, वो सिर्फ कहाँ अटैच हुए हैं, सरफेस पे अटैच हुए हैं। लेकिन जो ये वाइट वाला पार्ट है इसमें आपको वाटर जरूर दिखेगा, लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो गया, चौक के अंदर तक पहुंच गया है। यानी यहाँ पे दो फिनोमिना हो रहा है, कुछ पार्टिकल आपके सरफेस पे ही रह जा रहे हैं, और कुछ पार्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, डिफरेंट पार्टिकल आपके चौक के अंदर पूरे बल्क में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। तो इसी के बेसिस पे हम क्या समझते हैं, हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। जो पार्टिकल सरफेस पे आके अटैच हुए, यानी सरफेस पे अगर आपका फिनोमिना हो रहा है तो वो कहलाता है आपका एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन क्या हो गया, सरफेस फिनोमिना हो गया। लेकिन ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे इंक के अंदर वो आपके क्या हो गए, चौक के बल्क में अंदर तक पहुंच गए। तो अंदर क्या जब आपने कट किया, चौक को बीच में से तोड़ा, तो ये पूरा पार्ट आपको वेट मिलेगा, है ना। इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल अंदर तक पहुंच रहे हैं, बल्क में पहुंच रहे हैं। तो बल्क में अगर ये पहुंच रहा है तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सबसे फर्स्ट हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखते हैं एडजॉर्प्शन की। तो आप लोग भी साथ के साथ लिखते जाना, है ना। नोट्स आप लोग साथ के साथ बनाते जाना, क्योंकि पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा हमें लिखना है, और बहुत ज़्यादा लिखने का काम है, तो आपको नोट्स साथ के साथ बनाना है। तो एडजॉर्प्शन क्या है,
तो इट इज द फिनोमिना, लिखना, इट इज द फिनोमिना of of increasing concentration of the increase in concentration at the surface, at the surface, तो क्या है ये, it is the phenomena of increase in concentration at the surface due to molecular surface force, due to due to molecular surface फोर्स। क्या मतलब है, इसको हम दोबारा समझ लेंगे। तो यहाँ पर हुआ क्या है, एड्जॉर्प्शन में होता क्या है कि जो पार्टिकल्स है वो कहाँ हो रहे हैं, सरफेस पे आके क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं। किसकी वजह से, सरफेस पे जो ऑलरेडी पार्टिकल्स थे उनके अट्रैक्शन की वजह से जो इंक के पार्टिकल है वो सरफेस पे आके क्या हो गए, अटैच हो गए। तो ये जो सरफेस पे अटैचमेंट हो रहा है ये प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी, ये प्रोसेस कहलाएगी एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख लेना, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। कैसा फिनोमिना है ये सरफेस, ये रहा ना अंडरलाइन, सरफेस फिनोमिना। सेकेंड आता है एब्जॉर्प्शन। ये सब आप लोगों ने वैसे सुना भी होगा, डेफिनेशन है तो हम लिखते भी जाते हैं, एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क में होता है, तो क्या डेफिनेशन होगी, द सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, ठीक है ना, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, या गैस भी हो सकता है। तो आप सब्सटेंस के ब्रैकेट में सॉलिड, लिक्विड या गैस लिख लेना। तो सब्सटेंस विच आर एड्जॉर्ब, विच आर एड्जॉर्ब और इससे अच्छा आप इसको ऐसे लिखो, आप ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन लिखना, सब्सटेंस विच इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सब्सटेंस which is uniformly distributed, ठीक है, substance which is uniformly distributed throughout the body, throughout the body, ठीक है, substance which is uniformly distributed throughout the body, ठीक है, of a solid or liquid, of a solid और लिक्विड। मतलब आप सॉलिड की सॉलिड में भी है थ्रू आउट द बॉडी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, और लिक्विड में भी क्या हो सकता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या डिफरेंस हुआ एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में, कि ये क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट द बॉडी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी, जबकि ये क्या होता है, ओनली सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो मेनली आपको ये समझ में आया कि जो इंक है, इंक कहाँ रह जा रही थी, सिर्फ सरफेस पे रह जा रही थी। तो इंक यहाँ पर क्या हो रही है, इंक यहाँ पे एडजॉर्ब हो रही है, ठीक है। यानी इंक का क्या हो रहा है, इंक का यहाँ पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन जो वाटर मॉलिक्यूल है वो तो चौक में अंदर तक चले गए, आप उठा के देखोगे तो पूरी चौक क्या हो जाएगी, गीली हो जाएगी। तो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या हो रहा है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं ना चौक के अंदर, तो वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो नोट कर लो यहाँ तक। यहाँ पे थर्ड टर्म एक और यूज होती है, थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, उसको बोलते हैं सॉर्प्शन। अभी सॉर्प्शन क्या होता है, तो लिखो थर्ड डेफिनेशन, सॉर्प्शन। अब सॉर्प्शन क्या होगा, जहाँ पर एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रहा है, तो लिखना सॉर्प्शन, द प्रोसेस इन विच, द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption, तो लिखो द प्रोसेस इन विच बोथ adsorption
and absorption take place simultaneously. Takes place simultaneously. तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? सॉर्प्शन कहलाती है। जैसे कि इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से ये हमारी एक सरफेस है या ये हमारा एक सब्सटेंस है ना, और इसके सिर्फ सरफेस पे क्या हो रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल आके अटैच हो रहा है। सॉलिड पार्टिकल सिर्फ कहाँ पर आके अटैच हुए हैं? ये जो मैं प्लस साइन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये क्या है? ये सॉलिड पार्टिकल है जो कि इसकी सरफेस पे आके क्या हो गए? अटैच हो गए। तो इस सरफेस पे जो अटैचमेंट हो रहा है इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। इसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्प्शन। लेकिन मान लो ये कोई दूसरा सॉलिड सब्सटेंस है, उसके अंदर सरफेस पे ना हो कि बल्क में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जो पार्टिकल्स है वो क्या हो गया? बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जरूरी नहीं है ये सॉलिड पार्टिकल हो, लिक्विड भी हो सकता है या गैस भी हो सकती है जो कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये आपकी क्या कहलाएगी? ये आपकी एब्जॉर्प्शन कहलाएगी। ठीक है। फिर सॉर्प्शन क्या है कि मान लो ये आपका एक सब्सटेंस है, इसके सरफेस पे भी पार्टिकल आके क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं। पार्टिकल्स कहाँ आके अटैच हो गए? सरफेस पे आके अटैच हो गए। और सरफेस के साथ साथ इसमें और कहाँ पे? बल्क में, यानी यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं? बॉडी के अंदर थ्रू आउट द बॉडी यूनिफॉर्मली क्या हो रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहे हैं, यानी सरफेस पे भी अटैचमेंट हो रहा है और बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन भी हो रहा है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी क्या कहलाएगी? सॉर्प्शन कहलाएगी। तो आपको एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन में डिफरेंस समझ में आया कि सॉर्प्शन में दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, एडजॉर्प्शन में सरफेस पे होता है और एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? बल्क में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब एडजॉर्प्शन के अंदर यहाँ पे दो वर्ड यूज होते हैं। कौन कौन से हैं दो वर्ड? तो फर्स्ट वर्ड है आपका, इसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट। अब ये एडजॉर्बेट क्या होता है? हाँ, तो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, एक है एडजॉर्बेट और दूसरा है एडजॉर्बेंट, है ना। दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, और ये याद नहीं रहेगा तो कंफ्यूज होते रहोगे। एक होता है एडजॉर्बेंट और एक होता है एडजॉर्बेट। तो देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सब्सटेंस आके सरफेस पे अटैच हो रहा है उसको हम बोलते हैं एडजॉर्बेट, यानी जो एडजॉर्ब हो रहा है ना सरफेस पे वो कहलाता है एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस पे हो रहा है उस सरफेस को हम बोलते हैं एडजॉर्बेंट। तो आप क्या लिखोगे एडजॉर्बेंट में? लिखो, इसमें लिखो द सब्सटेंस which is adsorb, the substance which is adsorbed, ठीक है, is called adsorbent। उसको हम क्या बोलेंगे? एडजॉर्बेट। जैसे कि हमारे पास चौक और इंक वाला एग्जाम्पल है, तो इंक क्या हो रही थी? इंक के पार्टिकल सरफेस पे आके स्टिक हो रहे थे, तो यहाँ पर इंक इंक क्या बन गई आपकी? इंक आपकी बन गई एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट क्या है? सब्सटेंस, इसमें लिख लेना एडजॉर्बेंस में, सब्सटेंस on the surface of which, on the surface of which adsorption take place, adsorption take place। तो वो आपका क्या हो जाएगा? एडजॉर्बेंट हो जाएगा, है ना। तो दो चीजें हो गई, एक हो गया एडजॉर्बेंट और एक हो गया एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट हो गया जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, एडजॉर्बेंट हो गया जिस सरफेस पे हो रहा है। क्लियर? जैसे कि इंक और चौक, तो इंक हमारा एडजॉर्बेंट हो गया और चौक हमारी क्या हो गई? एडजॉर्बेंट हो गई। ठीक है, यहाँ पे नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट है सॉर्प्शन के बाद डिसॉर्प्शन। क्या होता है डिसॉर्प्शन? नाम से ही समझ में आ रहा है, रिवर्स ऑफ सॉर्प्शन, यानी सॉर्प्शन। हाँ रिमूवल ऑफ, क्या लिखेंगे बताओ? रिमूवल ऑफ, जल्दी बोलो,
मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस और बल्क, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल और जो भी पार्टिकल है, रिमूवल ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम सरफेस और बल्क इज कॉल्ड, वो क्या कहलाएगा, डिसॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है। अब कुछ जैसे बहुत सारे नॉन एड्जॉर्बेंट हैं, जो एड्जॉर्बेंट के एग्जांपल अगर आपको ध्यान हो तो आप लोग अगर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ रहे हो या आपने अगर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ लिया तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं प्लेटिनम, पैलेडियम हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन में। ये क्या करते हैं, ये वहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं, है ना। तो और इनकी प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं ना। तो ये प्लेटिनम पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन जाके पहले क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। तो ये जब आप वहाँ मैकेनिज्म पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको समझाया जाएगा। तो ये कुछ वेल नोन क्या हो गए एडजॉर्बेंट के एग्जांपल है, चाहे तो लिख लेना। कुछ वेल नोन एडजॉर्बेंट कौन कौन से हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम, सिलिका जेल, ठीक है। उसके अलावा जिलेटिन L2O3, L2O3, राइट। एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। तो ये कुछ क्या है, वेल नोन एडजॉर्बेंट है। और ये आपको ध्यान होने चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा हो और ऑब्जर्व किया हो तो जब भी आप लोग नए सूटकेस या बैग परचेज करते हो तो वहाँ पर एक उन बैग में एक है ना आपको पाउच मिलता है, और उस पाउच के अंदर क्या होता है, कुछ छोटी छोटी गोलियाँ होती है। हाँ रिजी, क्या होती है सिलिका छोटी जेल, छोटी गोलियाँ, क्या होती है ये पृथ्वीराज, क्या काम करती है, सिलिका जेल, क्या करती है? सिलिका होती है वाटर ना। एब्जॉर्ब, वाटर हाँ एब्जॉर्ब करती है। बिल्कुल, ये सिलिका जेल होता है। क्यों डालते हैं हम सिलिका जेल, ताकि उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। जितना भी मॉइस्चर होगा उसको सिलिका जेल क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, एडजॉर्ब कर लेगी, है ना। तो ये कुछ वेल नोन एड्जॉर्बेंट के एग्जांपल हैं। अब बात आती है कि हमने एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन पढ़ तो लिया है, इन दोनों में क्या कर लेते हैं, डिफरेंस भी देख लेते हैं। तो आप एक छोटा सा टेबल बना लो, एक तरफ लिख लेना एड्जॉर्प्शन और दूसरी तरफ लिख लेना एब्जॉर्प्शन। वैसे तो आप लोग अब डेफिनेशन डिफरेंस खुद भी लिख ही सकते हो, क्या लिखोगे? हाँ भाई फटाफट से 4-5 डिफरेंस बोल दो एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में। पहला डिफरेंस तो यही आ जाएगा कि एड्जॉर्प्शन आपका सरफेस फिनोमिना है, जबकि एब्जॉर्प्शन आपका बल्क फिनोमिना है ना। ये तो हमारा फर्स्ट डिफरेंस हो गया। और बोलो भाई, मान लो आपके 12th बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आपको क्या करना है, 2 मार्क्स में आंसर करना है, तो फर्स्ट तो क्या लिखोगे, ये बल्क फिनोमिना, सॉरी एड्जॉर्प्शन है ना। तो एड्जॉर्प्शन हमारा क्या हो गया, ये हमारा सरफेस फिनोमिना हो गया। तो लिखो ये हो गया आपका सरफेस फिनोमिना। और दूसरा आपका क्या हो गया, ये क्या हो बल्क, गया भाई, बल्क फिनोमिना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है ना बल्क में। ये तो बहुत ही सिंपल सा डिफरेंस हो गया। हाँ भाई सेकंड डिफरेंस बोलो। तो ये जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है ना, ये फास्ट प्रोसेस है, याद रखना, इट इज फास्ट प्रोसेस। जबकि जो एब्जॉर्प्शन है वो आपका स्लो प्रोसेस होता है। ये हमारा इसमें सेकंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस क्या है कि जो रेट होती है एड्जॉर्प्शन की, वो स्टार्टिंग में फास्ट होती है और धीरे धीरे क्या हो जाती है, स्लो आ जाती है, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता। तो लिखना इनिशियल रेट इज फास्ट या रैपिड, इनिशियली इट इज रैपिड इन स्टार्टिंग। ठीक है, स्टार्टिंग में ये क्या होता है, फास्ट होता है, एंड स्लोज डाउन एंड स्लोज डाउन नियर इक्विलिब्रियम। जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम का मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे रेट ऑफ डिसॉर्प्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन हो जाएगा। तो जहाँ पर ये दोनों रेट इक्वल हो जाएगी उसी हम इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो
वहाँ पर धीरे धीरे ये क्या हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, यानी इनिशियल रेट फास्ट है, बाद में रेट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। जबकि इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म रेट से होता है। तो लिखो इसमें इट ऑकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है। ये हमारा थर्ड डिफरेंस हो गया। फोर्थ डिफरेंस अगर आपसे पूछा जाए कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, तो क्या लिखोगे, एग्जांपल लिखो, जैसे कि इंक वाला एग्जांपल, तो फोर्थ डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा, दोनों के लिए एग्जांपल आ जाएगा कि जब आप इंक सॉल्यूशन में क्या करते हो, चौक को डिप करते हो और लॉन्ग टाइम के लिए रख देते हो, और लॉन्ग टाइम के बाद जब निकालते हो तो जो सरफेस है उस पर इंक एडजॉर्ब हो जाती है, जबकि बल्क में वाटर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। तो क्या हो गया हमारा एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, हेडिंग डालना नेक्स्ट टॉपिक, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। अब मैकेनिज्म से क्या मतलब है, इसके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है और क्या क्या फैक्टर इसमें चेंज होते हैं, ठीक है। तो मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन लिखते हैं इसमें अपन। हाँ भाई, तो मैकेनिज्म क्या है, देखो इसको एक सिंपल से टर्म से समझते हैं। अगर आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि मान लो कोई गैस है, वो किसी सॉलिड की सरफेस पे आके क्या हो रही है, एडजॉर्ब हो रही है। गैस पार्टिकल कहाँ आ रहे हैं, सॉलिड की सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो रहे हैं। तो गैस में रेंडमनेस क्या थी, रेंडमनेस क्या थी, ज़्यादा थी, है ना। क्यों, क्योंकि आपको होता है गैसियस पार्टिकल रेंडमली मूव कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत दूर दूर होते हैं, और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत वीक होता है। जबकि सॉलिड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब गैस किसी सॉलिड पे सरफेस पे आके एब्जॉर्ब होगी तो उसके मूव करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी यहाँ पर रेंडमनेस क्या हो जाएगी, मूव करने की जो टेंडेंसी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो रही है, तो रैंडमनेस उसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो जब भी रैंडमनेस डिक्रीज होती है तो इस प्रोसेस में आपकी एक टर्म यूज होती है एंट्रोपी, ये आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। तो एंट्रोपी क्या होगा, डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीज होगी यानी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, लेस देन जीरो हो जाएगी, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी किसके लिए बात कर रहे हैं हम, गैस के लिए बात कर रहे हैं। तो गैस की जो चेंज इन एंट्रोपी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लेस देन जीरो हो जाएगी। रैंडमनेस गैस की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो उसकी एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होगा। पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, किसी भी गैस को जब आप सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब कराते हो तो ये जो प्रोसेस होती है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसको याद रखना। ये इस पे पूछा जाता है डायरेक्ट कि एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन कैसा होता है, एडजॉर्प्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच लेस देन जीरो हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोसेस अपने आप हो रही है। जब कोई प्रोसेस अपने आप होती है तो उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसे हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। जैसे कि बर्निंग ऑफ पेट्रोल, एक बार चिंगारी लगा के छोड़ दिया तो जितना भी पेट्रोल है पूरा अपने आप बर्न होता जाएगा, तो ऐसी प्रोसेस कहलाती है स्पॉन्टेनियस। यानी एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन हमारा क्या है, एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसका जो डेल्टा जी होता है, डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, ये भी आप लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हो। डेल्टा जी जो हो जाता है वो लेस देन जीरो होता है, ठीक। तो अब इसमें तीन फैक्टर हैं जो कि आपको याद रखना है। फैक्टर नंबर वन कि डेल्टा एस ऑफ गैस लेस देन जीरो हो जाता है, लेकिन अगर मैं टोटल डेल्टा एस बात करूँ, टोटल यानी यूनिवर्स का प्लस सिस्टम, मतलब सिस्टम का प्लस सराउंडिंग का, यानी टोटल जो डेल्टा एस है वो कैसा होगा, वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ये याद रखना। सेकंड, कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। थर्ड, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, जिनके लिए गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज डेल्टा जी क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों फैक्टर क्या करते हैं, एड्जॉर्प्शन को स्पॉन्टेनियस बनाते हैं।
तो अब देखो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको पता भी होगा, जैसे कि अगर हम वाटर की बात करें, लेट्स से वाटर, वाटर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार CaCl2 की एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, नाम सुना होगा ना। क्या करता है एनहाइड्रस CaCl2, वाटर मॉलिक्यूल को एडजॉर्ब करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, यानी यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बल्क में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर मैं उसकी जगह पर वाटर मॉलिक्यूल को सिलिका जेल के कांटेक्ट में लाता हूँ, तो सिलिका जेल भी क्या करती है, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करती है, एडजॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो जो आपका सिलिका जेल है उसमें एड्जॉर्प्शन होता है, जो एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है उसमें एब्जॉर्प्शन होता है। ऐसे ही अगर मैं अमोनिया की बात करूँ, ये हम आयनिक में भी देखते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आता है कि अमोनिया इन वाटर वो क्या बना देता है, जब आप वाटर में ले जाओगे अमोनिया को, तो एक्वस अमोनिया को हम लिखते हैं NH4OH। इसका मतलब हुआ क्या, ये जो अमोनिया ये वाटर से रिएक्ट करके NH4OH बना रहा है, तो ये बल्क में होगा, और बल्क में होगा तो ये प्रोसेस हमारी कहलाएगी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, लेकिन उसी की जगह जब आप अमोनिया को क्या करोगे, चारकोल के कांटेक्ट में लाओगे, चारकोल मतलब कार्बन पाउडर की अगर अपन बात करें शॉर्ट में, ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोसेस होगी चारकोल पे, वो एडजॉर्प्शन कहलाएगी, यानी चारकोल की सरफेस पे जाके अमोनिया एडजॉर्ब होता है। चारकोल के आप क्या कर रहे हो, कांटेक्ट में ला रहे हो, तो वो आपकी प्रोसेस क्या है, एडजॉर्प्शन है। तो आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा, और ये सीधे क्या है, एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा आपका एडजॉर्प्शन है और कौन सा प्रोसेस आपका एब्जॉर्प्शन है, तो ये एग्जांपल्स आपको याद होने चाहिए। यानी अमोनिया जो है वो चारकोल की सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा, जबकि वाटर में वो एब्जॉर्ब होगा। जैसे इंक की बात करें, है ना, इंक इंक सॉल्यूशन हमारे पास है और उसको उसमें हम चॉक को डिप करते हैं, तो चॉक में अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो वो एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर इंक है तो वो सरफेस पे क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल है, ये नोट कर लेना। इसके अलावा भी और एग्जांपल है जो मैं आपको लिखा रहा हूँ, लिखते जाओ। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे कि चारकोल को जब हम मिक्स करेंगे विद मिथिलीन ब्लू, ये सब क्या है डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। तो लिखो, चारकोल इज मिक्स विद मिथिलीन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो मिथाइलिन में जब आप चारकोल को मिक्स करोगे तो ब्लू कलर आपका क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब हो जाएगा। ब्लू कलर इज एडजॉर्ब बाय चारकोल, और डाई आपकी कलरलेस हो जाएगी।